हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं पुष्पा मूवी को। जब तक पुष्पा नहीं देखेंगे तो पुष्पा 2 देखने का मजा ही नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि भारत से कई किलोमीटर दूर जापान में एक अलग ही टाइप की प्रथा है, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है। और इन प्रथाओं में एक पौराणिक बाजा यूज किया जाता है, जो कि लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है। मगर ये लकड़ी जापान में नहीं बल्कि चाइना से पोर्ट करके मंगाई जाती है। अगर इस चंदन की लकड़ी को चाइना के पोर्ट पर लाने के लिए इसे भारत के मद्रास एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ मद्रास के चेक पोर्ट से इन चंदन की लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नाम की एक टीम को दिया गया है। लाल चंदन की लकड़ी को शीशा वन के जंगलों से निकाला जाता है, फिर इन्हें जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इस कहानी के मेन एक्टर यानी कि पुष्पा राज की एंट्री होती है। पुष्पा अपने ट्रक में लाल चंदन की लकड़ियों को भरकर शीशा चलम के जंगलों से निकल रहा होता है। ये पुष्पा के पीछे पुलिस लग जाती है। वहीं पुष्पा पुलिस वालों से कहता है कि 10,000 लो और खेल खत्म करो। तो पुलिस वाले पुष्पा की बात नहीं सुनते, तो ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो पुष्पा कहता है 10 नहीं तो 20 ले लो, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40। तरह पुष्पा पैसे बढ़ाता जाता है, मगर पुलिस वाले तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वाले पुष्पा को पीट पीट कर गाड़ी के अंदर पटक देते हैं। ये पुष्पा कहता है कि 1 लाख में तो डील पक्की कर लो। वहीं वे लोग नहीं मानते, तो पुष्पा कहता है कि सिर्फ एक को नहीं, हर एक बंदे को 1-1 लाख रुपए दूंगा। ये वाली बात सुनकर तो पुलिस वाले झट से गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वाले पुष्पा से कहते हैं कि साहब आखिर आप कौन हैं? आपका इन जंगलों में आना कैसे हुआ? पुष्पा डायलॉग देता है, पुष्पा नाम है मेरा। अब कहानी को पास्ट में ले जाया जाता है ताकि हम मूवी समझ सके कि आखिर हुआ क्या है। साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहां हम देखते हैं कि पुष्पा नाम का आदमी एक मिल में काम कर रहा होता है। उस लंच ब्रेक के टाइम पुष्पा पैर पर पैर रखकर चाय से बाटी खा रहा था। तभी वहां पर मिल का मालिक आ जाता है। मालिक अंदर जाकर मैनेजर से कहता है कि ये बाहर कौन बैठा है जो कि अपने पैर पर पैर रखकर चाय पी रहा है, इसे जरा तमीज सिखाओ। मैनेजर पुष्पा को समझाने आता है, कहता है कि भाई तुम मालिक के सामने ऐसे नहीं बैठ सकते, बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है तुम पर। तभी पुष्पा मैनेजर को डायलॉग मारते हुए कहता है, ओए ये दाया पैर भी मेरा है और बाया पैर भी मेरा है, तो तेरे मालिक की लुंगी में काय को खुजली हो रही है? जो भी करता हूँ अपनी मेहनत की करता हूँ। पुष्पा मैनेजर से कहता है कि अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, भाल तू तेरी नौकरी। वहीं दूर खड़ा केशव नाम का शख्स इन दोनों को देख रहा होता है। केशव भी ये सब देखकर सोच रहा था, मुझे भी अपने मालिक को बदल लेना चाहिए। केशव भी पुष्पा के पीछे पीछे चल देता है। इधर पुष्पा घर आ जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को एक मुनीम धमका रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ पर बहुत सारा कर्जा था। ये पुष्पा अपनी भैंस को बेच देता है और उस मुनीम का हिसाब किताब कर देता है। वहीं पुष्पा अब अपनी माँ की बेइज्जती का बदला भी लेता है। कहता है कि जिस तरह तू सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती करके गया था कि पैसे नहीं दिए, अब उसी तरह सबके सामने बोल कि मेरे पैसे दे दिए हैं। हाँ, पुष्पा उस मुनीम को बहुत जोर को पीटता है। ये मुनीम जाते वक्त पुष्पा से कहता है कि तेरी ये अकड़ है ना, या तो तुझे भिखारी बना देगी या तो तुझे राजा बना देगी। अगले दिन पुष्पा अपनी दिहाड़ी के लिए गाड़ी का वेट कर रहा होता है। अभी वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है, एक 100 वाली, एक 1000 वाली। तो पुष्पा केशव से पूछता है आखिर इन दोनों गाड़ियों में अंतर क्या है। वहीं केशव पुष्पा को समझाता है कि अगर 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और अगर 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान की बाजी लगानी होगी। पुष्पा यहाँ बिना कुछ सोचे समझे 1000 वाली गाड़ी पर चढ़ जाता है, जहाँ ये गाड़ी इन लोगों को मद्रास के सीसाचलम जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले गांव का पुजारी सभी मजदूरों से जंगल की पूजा करवाता है। पूजा करने के बाद सारे मजदूर जंगल की लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। यहाँ अवैध काम हो रहा था तो पुलिस तो यहाँ होनी ही थी। तभी वहाँ पर गोविंद नाम का पुलिस वाला आ जाता है और वो यहाँ के इलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करता है। पुष्पा पुलिस वाले से कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी, बिना अपना फायदा लिए नुकसान लेकर यहाँ से चले जाएं, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये पुष्पा डायलॉग देता है, झुकेगा नहीं साला। गोविंद पुष्पा के पास आकर पूछता है कि आखिर तुमने माल कहाँ छुपाया है। ये पुष्पा पुलिस वाले से कहता है कि आप माल लेने आए हो या जो मिला है उसे बरामद करने के लिए आए हो। पुष्पा पुलिस वाले से कहता है कि चुपचाप यहाँ से जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना आपकी तो एक गोली चलेगी, हमारे यहाँ कई सारी कुलाड़ियाँ चल जाएंगी। गोविंद यहाँ मौसम की गंभीरता को समझते हुए यहाँ से जाना ही ठीक समझता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते समय गुजरता गया और पुष्पा इन सभी लोगों का लीडर बन गया। केशव तो जैसे उसका छोटा भाई ही बन गया था, वो हर बात में पुष्पा की हाँ में हाँ मिलाता था। केशव जब मालिक के पास उसकी दिहाड़ी के पैसे लेने पहुंचता है तो मालिक कहता है कि केशव तू तो अपने पैसे लेने पहले आ चुका है, अब किसके पैसे लेने आया है। केशव मालिक से कहता है कि वो देख दूर सिंहासन पर बैठकर पैर पे पैर रखकर जो बीड़ी फूंक रहा है ना, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मालिक है, तो मैं उसी की दिहाड़ी लेने के लिए आया हूँ। मैनेजर कहता है ठीक है ले दे दे उसे, लेकिन उसकी अकड़ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।
इनकी ये बातें यहाँ चल ही रही होती है कि तभी वहाँ गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और पुष्पा को पता था कि अगर डर गए तो मर गए। अब होता यह है कि पुष्पा और उसके साथी सभी लोग लकड़ी को ट्रक में भर लेते हैं और वे पुलिस के सामने से ही ट्रक को उड़ा ले जाते हैं। पुष्पा के पीछे बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी। अब बहुत दूर जाने के बाद अब पुष्पा खुद पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पुष्पा पुलिस वालों से कहता है, भाई बहुत गर्मी पड़े लिए, चलो लस्सी पीते पीते बात करते हैं। पुलिस वाले पुष्पा को थाने में ले आते हैं और उसे बहुत जोर का पीटते हैं। पुलिस वाले पुष्पा से कहते हैं कि बता तूने सारी लकड़ियाँ कहाँ रखी है। पुष्पा पुलिस वालों से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मालिक मुझे मार डालेगा। तभी पुलिस वाले कहते हैं, बता तेरा मालिक कौन है। तभी पुष्पा हंसते हुए कहता है, मालिक तो मैं ही है साला। बहुत ज्यादा पिटाई होने के बाद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता कि आखिर उसने लकड़ियों से भरा ट्रक कहाँ गायब किया है। एक पुलिस वाला कहता है कि ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। दूसरा पुलिस वाला पुष्पा से कहता है कि आखिर बता तेरा पूरा नाम क्या है। यही पुष्पा अपना नाम बताता है, पुष्पा राज। पुलिस वाला पुष्पा से कहता है कि तेरे बाप का नाम क्या है। यहाँ पुष्पा को अपने बाप का नाम सुनते ही अपना पास्ट याद आ जाता है। यहाँ वो अपने बाप के साथ एक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया था। पुष्पा नाजायज था, इस वजह से उसका बड़ा भाई आकर कहता है, तू तो एक नाजायज औलाद है। हमारे पिता तेरी माँ के घर पे 2-3 बार चाय पीने के लिए क्या चले गए। तूने तो हमारे खानदान से ही अपना नाम जोड़ लिया। तेरा नाम सिर्फ और सिर्फ पुष्पा राज है। बोल तेरा क्या नाम है। वो बच्चा धीरे से बोलता है, पुष्पा। तभी वो आदमी फिर से कहता है, जोर से बोल। तभी यहाँ पुष्पा जोर से बोलता है, पुष्पा राज है नाम मेरा। बोलने के बाद यहाँ पुष्पा का कंधा हमेशा के लिए ऊंचा हो जाता है। यही कारण था कि हम पुष्पा का कंधा पूरी मूवी में ऊपर ही देखेंगे। यहाँ पुष्पा पुलिस की इतनी कुटाई करने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता। तभी ट्रक का मालिक उसे बचाने के लिए थाने आ जाता है। ये की रेड्डी गैंग होती है जो कि 3 भाइयों द्वारा चलाई जा रही थी। इससे छोटा भाई का नाम जोली रेड्डी होता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नाचना गाना और एंजॉय करना था। हर वक्त वो नशे में डूबा रहता था, लड़कियों से घिरा रहता था। उसके बाद आता है उसका बड़ा भाई चक्का रेड्डी। इस धंधे में सबसे तेज चक्का रेड्डी ही होता है। सारा काम चक्का रेड्डी ही देखता था। और इनका सबसे बड़ा भाई होता है कोंडा रेड्डी, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार भेड़िया था। और यही रेड्डी गैंग शीशाचलम के जंगलों से लाल चंदन को जापान एक्सपोर्ट करने का काम करती है। चक्का पुष्पा के पास आता है और कहता है कि बता तूने हमारा माल कहाँ छुपाया। ये पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमने तो इससे बहुत पूछा लेकिन इसने अपना मुंह ही नहीं खोला। तभी पुष्पा कहता है कि ओए पुलिस वाले तो साल का कितना कमाते हैं, 60,000। तुमको बताता तो क्या मिलता, इनको बताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तभी पुष्पा चक्का से कहता है कि भाऊ 5 लाख में डील डन करते हैं, तुम मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हें तुम्हारी लकड़ी बता दूंगा कहाँ रखी है। पुलिस पुष्पा को 5 लाख रुपए देने से मना कर देता है। पुलिस कहता है कि तुझे पता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी हैं, जिंदा गाड़ देंगे साले। पुष्पा जोली से कहता है अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताऊंगा तो क्या कोंडा रेड्डी आके तुझे बताएगा। फाइनली रेड्डी गैंग को पुष्पा की बात माननी पड़ती है। पुष्पा इन्हें अपने साथ एक सुनसान जंगल में ले जाता है। वो एक छोटे से कुएं के पास ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा ने पुलिस से बचने के लिए किस तरह चंदन को छुपाया था। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा ने भरा का भरा ट्रक पानी के कुएं में उतार दिया था। चक्का रेड्डी पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देता है। वापस अपने घर जाने के लिए जब पुष्पा जोली रेड्डी की गाड़ी में बैठने जाता है तो वो लोग इसे बैठने नहीं देते। वे 20 रुपए देकर पुष्पा को वहाँ से निकल जाते हैं। पुष्पा को बहुत जोर का गुस्सा आता है। तभी वो केशव से पूछता है ये गाड़ी कितने की आती होगी रे। तभी केशव कहता है हाँ लगभग 5 लाख का डिब्बा तो आ ही जाएगा। तभी पुष्पा केशव से कहता है कि जा मेरे लिए इस 5 लाख की ऐसी गाड़ी लेके आ, लाल कलर की लाना लाल। तब कहता भाई अपन तो गरीब हो जाएंगे, उनको फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी। पुष्पा कहता है बात मेरी इज्जत की आ चुकी है, आया उसी गाड़ी में था तो अब जाऊंगा भी उसी गाड़ी में। ना जाकर मेरे लिए गाड़ी लेकर आ, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद केशव एक लाल कलर की दिखने वाली गाड़ी लेकर आ जाता है। पुष्पा अपनी माँ को गाड़ी में बिठाता है और ये सब काफी खुश होते हैं। पुष्पा ने किस तरह से लाल चंदन को पुलिस से बचाया था, इसी बात की जानकारी जब कोंडा रेड्डी को मिलती है तो वो पुष्पा को अपने से मिलने के लिए बुलाता है। हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही होती है। कोंडा रेड्डी के और भी ट्रक वाले होते हैं जो पुलिस के आते ही वहाँ से भाग निकलते हैं और चंदन की लकड़ी को कई बार पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं। इसी वजह से वो उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी पुष्पा यहाँ फिर से अपना डायलॉग झाड़ता है, अगर नाचना न आए तो गाने को गलत नहीं कहते, तुम्हारी अच्छी प्लानिंग ही तुम्हें जीत दिला सकती है। तभी कोंडा पुष्पा से कहता है कि अगर तेरे पास इतना ही दिमाग है तो बता क्या प्लानिंग है। तभी यहाँ पुष्पा कहता है मैं कोई अचार थोड़ी है जो सबको बांट दूंगा, आइडिया है बॉस, अकेले में बताऊंगा। पुष्पा अपना आइडिया बताता है। आइडिया बताता है कि दूध के टैंकर में नीचे चंदन की लकड़ी डालकर ऊपर से दूध भर देने का। इसी तरह से इन लोगों का धंधा चलने लगता है और ये कई पैसे वाले हो जाते हैं। ये पुलिस के आगे ही ये सारा माल निकाल ले जाते हैं और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं लगती। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा की नजर श्रीवल्ली पर पड़ती है जो कि दूध बेचने का काम करती है। पुष्पा श्रीवल्ली के चक्कर लगाने लगता है और वो केशव से बस यही बात करता है, क्या उसने मुझे देखा, क्या उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, क्या वो मुझे देखती है। मगर केशव यहाँ झूठ बोल देता है, कहता है भाई नहीं देखी। तभी
पुष्पा कहता है कि भाई दिल रखने के लिए तू झूठ ही बोल देता, क्योंकि यहाँ पुष्पा तो श्रीवल्ली के प्यार में लड्डू होए पड़ा था। एक दिन इसी तरह पुष्पा अपना ट्रक लेकर जा रहा होता है दूध का टैंकर, तभी पुलिस वाला गोविंद उसके टैंकर को बचाता है और कहता है ऊपर से तो तेरा ढोल है, नीचे फटा ढोल, आखिर माजरा क्या है। तभी वो दोनों ट्रक ड्राइवर बता देते हैं कि हमें पुष्पा ने ऐसा करने के लिए कहा था। तभी गोविंद उन आदमी से कहता है कि आज से तू पुष्पा के लिए नहीं मेरे लिए काम करेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि नागार्जुन की मूवी लगी हुई थी। यहाँ श्रीवल्ली और उसकी फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए पहुंचती है और उस टाइम 15 रुपए का टिकट 100 रुपए में बिक रहा होता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे मूवी देख लें। फिर केशव उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, मगर तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। फिर श्रीवल्ली कहती है क्या करना होगा। तभी केशव कहता है कि तुझे मेरे दोस्त पुष्पा को घूर कर देखना होगा और स्माइल भी करनी होगी। अब पहले तो श्रीवल्ली मना कर देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर खड़ा था। पुष्पा मन्नत कर रहा था कि अगर आज श्रीवल्ली ने देखा तो ठीक है, वरना आज के बाद में उसे कभी नहीं देखूंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर श्रीवल्ली और उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलती है और श्रीवल्ली पुष्पा को देखती है और उसकी तरफ स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। पुष्पा केशव से कहता है कि भाई सेट हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ उसे अपने प्रेम का इजहार करने। तभी पुष्पा को केशव रोक लेता है, कहता है भाई अभी नहीं। अगर पुष्पा केशव की बात नहीं मानता तो श्रीवल्ली के पास पहुंच जाता है और वो कहता है ए मैं तुझे अच्छा लगता हूँ ना। तभी श्रीवल्ली कहती है कि केशव ने 1000 रुपए दिए थे मुझे तुझे देखने के लिए, इसलिए मैं तुझे देखी। अब यहाँ पुष्पा को तो बहुत जोर का गुस्सा आता है। वो सीधा वहाँ से निकल कर केशव को पकड़ने के लिए भाग जाता है। तो बेइज्जती हो गई थी साला। उसे पकड़कर कहता साले तूने 1000 रुपए दिए उसे, मेरी सारी इज्जत उतार दी, क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं पैसे देकर लड़की खरीदता हूँ। केशव पुष्पा से माफी मांगता है। अभी पुष्पा केशव से कहता है ठीक है अब गलती हो गई तो एक काम और कर दे, तू जा उसके पास और उसे 5000 रुपए दे। अभी केशव कहता है 5000 किस लिए। पुष्पा कहता है कि अब बेइज्जती तो हो ही चुकी है, अब जाकर उसको बोल ये 5000 पकड़ और जाकर पुष्पा को किस कर। 5000 के लालच में तो श्रीवल्ली भैया आ जाती है। किसी को करना है कि फ्रेंड्स भी उसे कहती है यार एक छोटा सा चुम्मा ही तो देना है। यहाँ पुष्पा अपनी गाड़ी में इलायची खाकर बैठा हुआ था श्रीवल्ली से किस लेने के लिए। तभी श्रीवल्ली रोने लग जाती है। वो कहती है कि नहीं मैं तो अपनी पहली किस अपने पति को ही दूंगी, तुम्हें किस नहीं कर सकती। इतनी उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी फ्रेंड्स उसके पास पहुंच जाती है। तभी उसकी फ्रेंड्स कहती है कि ये तूने इसके साथ क्या किया। तभी पुष्पा कहता है मैंने कुछ नहीं किया, पूछ लो इससे। यहाँ पर ये सारी फ्रेंड्स से रो के ड्रामा करके यहाँ से निकल जाती है। ये पुष्पा कहता है मैं अपने 5000 का हिसाब तो इससे लेकर ही रहूंगा। अगले सीन में हम मंगल सिंह को देखते हैं। उसके पास लगभग 1000 टन लाल चंदन की लकड़ियां होती है। मंगल सिंह अपनी सारी लकड़ियों को कोंडा रेड्डी के गोडाउन में छुपाने के लिए आता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए मेरा ये सारा माल पुलिस से छुपा लेते हो तो तुम्हारी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। इसी पर कोंडा रेड्डी कहता है हाँ मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम पुष्पा है, के आने के बाद तो पुलिस ने हमारी एक भी लकड़ी जब्त नहीं की, तुम्हारा ये काम वो संभाल लेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर गोविंद को इनके सीक्रेट ठिकाने का पता चल जाता है। गोविंद यहाँ पर पुष्पा और कोंडा रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ये बात अब तुरंत ही पुष्पा को भी पता चल जाती है कि उसके पीछे पुलिस लग चुकी है। अभी पुष्पा यहाँ अपने साथियों से कहकर और खुद सारी लकड़ियों को एक नदी में बहा देता है। बहुत सारे पैसे केशव को देकर यहाँ से डैम को बंद करवाने के लिए भेज देता है। जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और अब यहाँ मंगल सिंह के हजारों टन की चंदन की लकड़ियाँ बच चुकी हैं। इसी खुशी में वो एक पार्टी रखता है। मंगल शीनू पुष्पा को भी इस पार्टी में इनवाइट करते हैं क्योंकि उसी की वजह से ये सारा काम पॉसिबल हुआ है। इस पार्टी में बहुत ऊंचे ऊंचे नेता आए होते हैं। इसी पार्टी में पुष्पा को एक बात पता चलती है, जो माल 1 टन का मंगल शीनू चेन्नई के मुरुगन को 2 करोड़ में बेचता है, उसका सिर्फ 25 लाख ही यहाँ कोंडा रेड्डी को देता है कि बाकी का पैसा वो खुद के पास क्यों रखता है। ये सारी इलीगल जानकारी अभी तक उसने किसी को बताई क्यों नहीं। वो ये सारी बातें कोंडा रेड्डी को बता रहा होता है। अब कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है ठीक है तू ही उससे पैसा बढ़ाने के लिए बात कर ले जाकर, अगर वो बात करता है तो ठीक है और नहीं तो फिर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब इधर पुष्पा श्रीवल्ली के प्यार में पागल हो चुका था क्योंकि श्रीवल्ली ने कहा था मैं अपनी पहली किस अपने पति को ही दूंगी। तो इधर अपनी माँ को श्रीवल्ली के घर भेज देता है शादी के लिए। लेकिन तभी ये सगाई वगाई कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पुष्पा का सौतेला भाई पहुँच जाता है। वो यहाँ इनका प्रोग्राम बिगाड़ देता है। वो कहता है कि मिलेठी परिवार का नाम तेरे नाम से नहीं जुड़ेगा और साथ ही वो श्रीवल्ली के पिताजी से भी कह देता है एक नाजायज के घर पर आप अपनी बेटी की शादी करेंगे। इतना सुनते ही यहाँ पुष्पा गुस्से में आ जाता है। तभी पुष्पा उसके सिर पर एक डंडा फेंक कर मारता है। ये उसकी माँ एक दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ पुष्पा की माँ के सिर से खून बहने लगता है। तभी वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। यहाँ केशव पुष्पा को संभालता है। तभी पुष्पा कहता है कि कई सालों पहले मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया कि वो अपना पास्ट का दुख
उससे बांट रहा होता है। अगले दिन पुष्पा सीधा मंगल सीनू के पास पहुंच जाता है। यहाँ मंगल सीनू गांव रेड्डी को मार रहा होता है क्योंकि उसने 25 का 50,000 करने के लिए कहा था। इसी वजह से उसे जान से मार देता है। तभी पुष्पा वहाँ पहुँच जाता है। मंगल सीनू पुष्पा से कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, कि तू भी यहाँ अपना 25 का 50 करने तो नहीं आया। तभी पुष्पा मंगल सीनू से कहता है कि मैं 1 टन का 1 करोड़ रुपए लेऊंगा, पर तू नहीं देगा तो मैं सीधा चेन्नई में जाकर मुर्गन से डील करूंगा। न सुनते ही वहाँ मंगल सीनू के आदमी पुष्पा पर भड़क जाते हैं, पर यहाँ पुष्पा सबको धो डालता है। ये पुष्पा कहता है आ गया स्वाद, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे हो क्या, फायर है मैं झुकेगा नहीं साला। इसके बाद पुष्पा सीधा अपना 10 टन माल लेकर मुर्गन के पास चेन्नई पहुँच जाता है और पुष्पा यहाँ मुर्गन को अपना सैंपल दिखाता है। पुष्पा मुर्गन से कहता है अगर तुझे मुझसे ये माल चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट डील कर, हमारे बीच मंगल सीनू नहीं आएगा। साथ ही इधर जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि जिस आदमी ने हमारी चंदन की लकड़ी को पुलिस के बारे में बताया वो कोई और नहीं बल्कि श्रीवल्ली का बाप ही होता है। इसलिए इधर जोली रेड्डी श्रीवल्ली के पास पहुँच जाता है और मुझसे कहता है अगर तू अपने बाप को बचाना चाहती है, ये ले साड़ी अच्छी बन ठन कर, हाथ को गजरा लगाकर परफ्यूम लगाकर मेरे पास आ जाना, सुबह तेरे बाप को मुझसे छुड़ा ले जाना। श्रीवल्ली अपने बाप को बचाने के लिए सीधा तैयार होकर पुष्पा के घर पहुंच जाती है। वो उसे सारी बात बता देती है जो भी जोली रेड्डी और पुष्पा के बीच मतलब श्रीवल्ली के बीच हुई थी। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि वो मुझे 1 रात के लिए बुला रहा है। श्रीवल्ली कहती है कि मैं अपनी पहली रात अब तेरे साथ बिताना चाहती हूँ। इसके बाद क्या था, पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर सीधा पहुँच जाता है जोली रेड्डी के पास। सबसे पहले तो पुष्पा जोली रेड्डी के फुंदे तोड़ डालता है, उसे खूब धोता है और उसे उठा उठा कर धो डालता है। केशव उसको समझाता है कि भाई बहुत हो गया है, हमने इसे तोड़ डाला है और हमने श्रीवल्ली के बाप को भी बचा लिया, अब यहाँ से चलते हैं, ज्यादा मारा तो ये मर जाएगा। कहीं इसने ये बात अपने भाई को बता दी तो वो भाई हमें छोड़ेगा नहीं। पर जोली पुष्पा से कहता है सुन, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है। पुष्पा जोली से कहता है ये करी ना तूने मर्दों वाली बात, तो जब तू अच्छा हो जाए ना तो फिर से आ जाना लड़ने के लिए, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि तूने किस पर हाथ रखा था। इसके बाद मूवी में शामी बलम वाला सॉन्ग आता है। अब यहाँ जोली रेड्डी का बड़ा भाई कोंडा रेड्डी जब जोली की ऐसी हालत देखता है तो वो अपने बाकी आदमियों से पूछता है कि किसने इसकी हालत ऐसी करी है, मगर यहाँ कोई भी ये बात बताने को तैयार नहीं था किसने जोली की हालत खराब की है। ये सीन इधर शिफ्ट होता है जहाँ पर केशव पुष्पा पैसे गिनते हुए बात कर रहे थे। केशव कह रहा था कि हमने जोली रेड्डी की जो हालत करी है, कहीं कोंडा रेड्डी को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में ही कोंडा रेड्डी गेट खोलकर अंदर आ जाता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि पुष्पा जो हवाले का पैसा है वो तेरे पास पड़ा है ना। पुष्पा कहता है हाँ वो मैंने संभाल कर रखा हुआ है, कल हम सुबह जल्दी वहाँ से पैसा निकाल कर ले आएंगे। लेकिन तभी कोंडा के जाते ही केशव को शक हो जाता है कि कहीं कोंडा ने इनकी बातें तो नहीं सुन ली थी। अगले ही दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी हाफ नोट को लेकर हवाले का पैसा लेने गए होते हैं। दूसरी तरफ केशव जब घर पर बैठा होता है तो एक झाड़ू लगाने वाली वहाँ आती है और वो झाड़ू लगाते लगाते गाना गा रही थी। केशव कहता है कि मैं जो गा रहा था वो तूने सुना क्या, सेम गाना क्यों गा रही है। गेट काम वाली बाई कहती है कि गेट के बाहर तो सब कुछ सुनाता है, जो तुम बात कर रहे थे ना जोली रेड्डी को तुमने धो धोकर मारा। कोंडा रेड्डी और मैंने वो बातें सुन ली थी। ये बात सुनते ही तो केशव को झटका लगता है और वो तुरंत पुष्पा को कॉल लगा देता है। वो उसके मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ देता है। पुष्पा वो मैसेज पढ़ लेता है, तभी पीछे से कोई पुष्पा का मुंह बंद कर देता है। कोंडा रेड्डी के लोग उसे पटक पटक कर धोने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से मंगल सीनू के आदमी आ जाते हैं जो कोंडा रेड्डी के आदमियों को धो डालते हैं। हालांकि वे यहाँ पुष्पा को जान से मारने के लिए आए थे क्योंकि पुष्पा ने डायरेक्ट डील मुर्गन के साथ जो की थी। अगर कोंडा रेड्डी बीच में यूं ही मारा जाता है। यहाँ बहुत जोर की फाइटिंग होती है। पुष्पा को पता चल गया था कि उस पर यह अटैक मंगल सीनू ने ही करवाया था। तभी वो कॉल पर मंगल सीनू के सामने ही उसके साले को गोली से उड़ा देता है। इधर गांव में कोंडा रेड्डी के मरने के चक्कर में श्रद्धांजलि चल रही थी। यहाँ बड़े बड़े एमएलए और पॉलिटिशियन आए हुए थे, साथ ही मंगल सीनू भी आया हुआ था। मंगल सीनू यहाँ पुष्पा और कोंडा रेड्डी के भाई चक्का रेड्डी को कहता है तुमने मेरे साले को जो जान से मारा है मुझे उसकी बॉडी चाहिए। साथ ही इस पुष्पा ने सिंडिकेट के आदमियों के साथ जो दगाबाजी की है, काम हमारा था सारी लकड़ी का पहुँचाने का। अगर पुष्पा बीच में क्यों कूदा। तभी पुष्पा कहता है कि मंगल सीनू भी कम नहीं है, मैं 25 लाख देकर 1 टन माल ये 2 करोड़ में बेचता है। क्या ये हमारे साथ दगाबाजी नहीं कर रहा। किसी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। तभी पैसे से भरा बैग एमएलए के सामने पुष्पा खोल देता है। मैं मंगल सीनू की जगह पर आ गया तो सभी को माला माल कर दूंगा, पर मुझ पर विश्वास करके तो देखो। यहाँ एमएलए को भी पुष्पा के कारनामे पता थे और उन्हें उनकी बातों पर दम लगता है। यहाँ एमएलए सिंडिकेट का मेन हेड पुष्पा राज को बना देता है। बात तो हर जगह पुष्पा का ही जलवा चल रहा था, मगर अब इन जलवों को रोकने के लिए उसके गांव पहुंच चुका था भैरव सिंह शेखावत। पुष्पा समझ रहा था कि गोविंद का ट्रांसफर हो चुका है। अब जो भी पुलिस वाला आया है, अगर उसने पुष्पा के साथ सेटिंग बिठा ली तो धंधे में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए पुष्पा एक खोखा लेकर सीधा भैरव सिंह के थाने पहुंच जाता है। अब भैरव सिंह सारे पैसे गिनने के बाद कहता है कुछ तो कमी है। पुलिस वाला अपने एक और पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हें पता फर्क क्या है ब्रांड में। देख मेरी शर्ट ब्रांडेड है और इसकी शर्ट देख बिना ब्रांड की है। ब्रांड यानी बाप का नाम। पुष्पा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी मार लेता है।
भैरव सिंह कहता है कि ए मुट्ठी मत बंद कर, मुट्ठी बंद करने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा खोल मुट्ठी वरना गोली चला दूंगा। तभी यहाँ पुष्पा कहता है और कितना कम पड़ रहा है साहेब। भैरव सिंह कहता है कि साहेब नहीं सर बोल साले सर, अगर तू मुझे इज्जत देगा, सर बोलेगा, खुद भी कायदे में रहेगा, अपनी शादी में भी जा पाएगा। इससे मैं डिसाइड करूंगा कितना पैसा मुझे लेना है, कितना तुझे देना है, कौन सी डील कब करनी है और कौन सी डील कब नहीं करनी। अब निकल यहाँ से। और यहाँ पुष्पा उसकी सारी बातें मान जाता है। जब भी पुष्पा के पास उसका कॉल आता, पुष्पा तुरंत ही साहब साहब करता हुआ उसके पास पहुंच जाता और उसे सारे पैसे भैरव को दे देता। पुष्पा की शादी वाला दिन आता है। उस दिन वो श्रीवल्ली के साथ शादी में नहीं बल्कि भैरव सिंह के साथ एक पहाड़ पर बैठकर शराब पी रहा होता है। यहाँ पुष्पा भैरव सिंह को हर बात याद दिलाता है कि किस तरह भैरव सिंह ने पुष्पा को जलील किया था, उसकी माँ के नाम पर, उसकी पत्नी के नाम पर, यहाँ तक कि उसके बाप के नाम पर। यहाँ पुष्पा गुस्से में अपनी बंद मुट्ठी में शेखावत की बंदूक से एक गोली चला देता है। अपने खून से सना हुआ हाथ अपनी शर्ट के पीछे दे मारता है। कहता है कि आपने ब्रांड बोला था ना उस दिन मेरे को। यहाँ पुष्पा कहता है कि ये जो खून है ना यही मेरा ब्रांड है। शेखावत की तो यहाँ धोती ही खुल जाती है कि सारी शराब उतर जाती है। वो घबरा जाता है कि आखिर पुष्पा यहाँ क्या कर रहा है। पुष्पा यहाँ कहता है कि चल अपने कपड़े उतार। डरते डरते शेखावत अपने कपड़े खोल देता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि साले तू मुझसे बच नहीं पाएगा, जानता नहीं किसके साथ तू क्या कर रहा है। पुष्पा कहता है कि चुप कर, सब कुछ खोल। हाँ, पुष्पा भैरव के सारे कपड़े उतार देता है और यहाँ खुद अपने भी कपड़े उतार लेता है। और वो यहाँ भैरव से कहता है कि सुन, ब्रांड आदमी अपने कर्मों से होता है, ना कि अपने पहनावे से। अगर आज मैं बिना कपड़ों के अपने घर जाऊंगा ना, 100 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे मुझे ढकने के लिए। और तू जब नंगा घर पहुंचेगा ना तो तेरा कुत्ता तक तुझे नहीं पहचानेगा। तूने कहा था ना कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, कौन सी डील तू करेगा कौन सी डील नहीं करेगा, अब वो सारा काम मैं ही देखूंगा। तुझे तो अब एक पैसा नहीं मिलेगा। कहने को तो पुलिस वाला होगा मगर तेरी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। यहाँ पुष्पा अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चड्डी में ही अपनी शादी में चला जाता है। पुष्पा जैसे ही शादी के मंडप में पहुँचता है वहाँ सभी लोग पुष्पा को कपड़े पहनाते हैं। और दूसरी तरफ जब शेखावत बिना कपड़ों के अपने घर पहुँचता है तो उसका कुत्ता ही उस पर भौंकने लगता है। बिना वर्दी के तो उसका कुत्ता तक उसे नहीं पहचान पा रहा था। फिर पुष्पा की शादी श्रीवल्ली के साथ हो जाती है। उसी तरफ भैरव सिंह गुस्से की आग में जल रहा था। इसी तगड़े से सस्पेंस के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड यानी कि पुष्पा 2। तो चलिए कौन कौन देखने वाला है कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।